तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई मेंस का 2 अप्रैल को जो मॉर्निंग से पेपर हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। कोशिश करेंगे कि सब कुछ बताते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ लाइट वेव इज प्रोपोगेटिंग विथ प्लेन वेव फ्रंट। पहली बात, प्लेनर जो वेव फ्रंट है, यहाँ पर वेव फ्रंट जो होता है हम लोग के पास वो 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक होता है प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट हम लोगों को तब मिलता है जब सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पर हो। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब मिलता है जब सोर्स लीनियर हो, लाइन सोर्स हो। और स्फेरिकल वेव फ्रंट तब मिलता है जब पॉइंट सोर्स होगा, केवल उसी केस में मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि प्लेनर वेव फ्रंट है, दूसरी एक और बात कि जो लाइट वेव्स होती है ना वो इन जनरल सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सिमेट्रिक होने का मतलब कि एक्स वाई और जेड से जनरली इक्वल एंगल बना के चल रही होती हैं। क्या ये बात जरूरी है कि हमेशा सिमेट्रिक होगा? नहीं, ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर और नेचर ऑफ द मीडियम पे जिसमें वो चल रहा है उस पर निर्भर करता है। लेकिन इन जनरल चूंकि अगर कोई कंडीशन नहीं दिया तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि एक्स वाई और जेड से बिल्कुल इक्वल एंगल बना रहा है। अब जैसे अब लाइट्स कैसे चल रही है? पैरेलल चल रही है। इमेजिन कर लेते हैं पहले हम लोग इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई, इधर की ओर जेड एक्सिस मान लेते हैं ना। अब अगर लाइट सबसे इक्वल एंगल बना है, एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी, और अगर हम लोग इसको वेक्टर जैसा सोचें तो याद आना चाहिए हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर हम लोग इन तीनों का स्क्वायर कर दें और इन तीनों को जोड़ दें तो इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये वेक्टर चैप्टर के डायरेक्शन कोसाइन टॉपिक का ये रिजल्ट है, ठीक है। अब चूंकि अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब एक्स से, वाई से और जेड से बिल्कुल इक्वल एंगल बना रहा होगा। जब तीनों से इक्वल एंगल बन रहा होगा तो सबकी जगह पे हम अल्फा या सबकी जगह पे बीटा या सबकी जगह पे गामा ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3 और स्क्वायर रख के क्या बना देगा? रूट बना देगा। तो 1/√3 मतलब एंगल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√3। अब ये एंगल किसके साथ है? ये उस लाइट वेव का एक्स से भी एंगल होगा, वाई से भी होगा, जेड से भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक होगा। क्या पूछा गया है? प्रोपगेशन वेव का एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन किस एंगल पर होगा, तो वो एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर रियल गैस। ये वॉन्डरबॉल गैस इक्वेशन दे दिया गया है। एक मोल के लिए वॉन्डरबॉल गैस इक्वेशन यही होती है। पी, वी, टी और आर के बारे में बताया कि पी जो है प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर और आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। बोला जा रहा है कि जो ए बी के पावर -2 है इसका डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगा? पहले ध्यान लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं हम लोग। पहली बात, सेम डायमेंशन की चीजें ही जोड़ी जा सकती हैं। मतलब हम लोग ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि P का डायमेंशन पक्के तौर पर A/V² के डायमेंशन के बराबर होगा। दूसरी चीज, V का डायमेंशन B के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B का भी होगा। अब फिर अगर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग तो समझ में आ गया कि चलिए ठीक है सर, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ पे P प्रेशर है, जो V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है ही। क्या चाहिए पहले हम लोग उस पर फोकस कर लेते हैं। हम लोगों को चाहिए A/V²। ध्यान दें, अगर तो B का डायमेंशन होगा जो वॉल्यूम का होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये A/V² का ही डायमेंशन का ही यूनिट चाहिए इनको। A/V², क्योंकि B की जगह पे V है, V का स्क्वायर तो V का स्क्वायर। अब A/V² तो वही है जो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर का ही यूनिट, प्रेशर का ही डायमेंशन देना चाहिए। तो देखते हैं, प्रेशर कहीं ना कहीं फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन ml⁻², डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा? L²। ऊपर जाएगा तो m L की पावर -1 और T की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 कर देंगे, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी ये डायमेंशन दे देगा वही हम लोगों के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। शुरुआत करते हैं भाई। पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट भाई E = h × न्यू। अब हम लोग इस पर अगर फोकस करें तो प्लैंक कांस्टेंट और भी जगह से निकाल सकते हैं, जैसे SC/λ वगैरह से भी सोच सकते थे। एनर्जी की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ml² T की पावर -2 = h। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तो 1 बाई टाइम पीरियड होता है, मतलब T की पावर -1। अगर हम उसको उधर भगा दें तो यहाँ पे हम लोगों को जो h का डायमेंशन मिलेगा वो हो जाएगा m L⁻², T की पावर -1 नीचे, ऊपर जाएगा T की पावर +1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये T की पावर -2 + 1 करेंगे तो ये जो जवाब आएगा वो आ जाएगा कितना? ml² T की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इससे मैच करता नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी C, ये कहीं ना कहीं 1/बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस की पहले बात कर रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं चेंज इन प्रेशर अपॉन नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये तो यूनिटलेस हो गया, प्रेशर का चेंज कहीं ना कहीं प्रेशर का ही यूनिट, प्रेशर का ही डायमेंशन देगा, लेकिन दिक्कत ये कि 1 अपॉन प्रेशर हो जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता तो एकदम परफेक्ट ऑप्शन होता वो। स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन किसी भी तरह का चीज का स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब ये हो सकता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये भी यूनिटलेस डायमेंशन लेस, ये भी यूनिटलेस डायमेंशन लेस होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 1 2 3 नहीं है तो पक्के से 4 होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। दुनिया जहान में किसी भी तरह की डेंसिटी जो होती है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, एक्सेप्ट वन डेंसिटी। करंट डेंसिटी में करंट अपॉन एरिया होता है, बाकी कोई भी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर बाय वॉल्यूम, ठीक है। बस करंट डेंसिटी है जिसमें हम लोग एरिया से डिवाइड करते हैं। एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये कहां से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं वर्क से बन रहा है, कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी से बन रहा है, तो कहीं से भी हम लोग सोच सकते थे इसको, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो जाएगा ml टी की पावर -2 में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ml स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात कर लेंगे तो ये l का क्यूब, एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा तो नीचे एल बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो m l की पावर -1 और t की पावर -2। क्लियरली ये वही डायमेंशन जो प्रेशर का है, तो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन बिल्कुल सेम टू सेम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड, कॉर्ड एक जो रस्सी है उसका नेग्लिजिबल मास है, वाउंड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील सपोर्टेड बाय स्पोक्स विथ नेग्लिजिबल मास। यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये जो कांटे होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं ना, ये स्पोक्स जो है इनका नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। लिखा है द मास ऑफ द व्हील इज 10 kg। अच्छा, स्पोक्स का अगर नेग्लिजिबल मास हो गया तो बीच में तो कोई मास है ही नहीं, मतलब सारा मास रिम पर है, सारा मास रिम पर है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिंग जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, डिस्क जैसा नहीं बिहेव करेगा। अब देखते हैं क्या यूज होता है इस बात का। मास दे दिया, रेडियस दे दिया, एंड इट कैन फ्रीली रोटेट विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है। इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट इफ अ स्टडी पुल ऑफ 20 न्यूटन अप्लाइड द कॉर्ड, ठीक है। भाई अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग ऐसे खींच रहे होंगे तो धीरे धीरे रस्सी ढीली होने लगेगी और जो ये व्हील है वो रोटेट करने लगेगा, क्योंकि ये एक जगह पे हिंज किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। Applied on the cord and the angular velocity of the wheel after the cord is unwound by 1 meter, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का काम है टॉर्क निकाल लेना। भाई टॉर्क कहीं ना कहीं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। अब हम लोग ठीक से लेके चले तो ये रहा आर इधर की ओर, ये रहा एफ वेक्टर, तो दोनों के बीच में जो एंगल वो तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। वैसे तो हम लोग को सही से अगर देखा जाए तो हम लोग को इसको ऐसे बना लेना चाहिए था, ये इधर की ओर एक्सटेंड करना चाहिए था, क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल केवल तभी बनता है जब दोनों का टेल टेल मिला हो, लेकिन ठीक है भाई 90 है तो कोई दिक्कत नहीं रहा हम लोगों के लिए। अगर हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखें तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे। फोर्स का वैल्यू दे दिया 20, यहां कट पिट कर देंगे यहां से, तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर, ठीक। डायरेक्शन की बात की जाएगी तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो डायरेक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनवर्ड। चलते हैं आगे। अब हम लोग अगर आगे ध्यान से देखें, टॉर्क पता है, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले हम लोग का टास्क क्या है? हम लोगों का टास्क है ओमेगा पता लगाना, एंगुलर वेलोसिटी पता लगाना। अगर यहां से नहीं पता चल रहा है तो भी कई बार पता चल जाता है यूनिट से, रेडियन पर सेकंड हर जगह लिखा हुआ है। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगाना, ठीक है। क्यों यही ठीक है? अगर हम लोग पहला इक्वेशन लगाते हैं, पहला इक्वेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब टाइम तो पूरे क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं किए हैं, तो दिमाग में आता है कि सर ये भी तो बात नहीं किए हैं, लेकिन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि दिया गया है कि पहले शुरू में बिल्कुल खुला हुआ नहीं था रस्सी, और बाद में 1 मीटर अनबाउंड हो जा रहा है, 1 मीटर खुल जा रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल घुमा हुआ हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट यहां रहा होगा तो खुलने के बाद जो आखिरीवा हिस्सा इससे जुड़ा है वो यहां कहीं हो सकता है कि नहीं? मान लेते हैं कि ये अपने मन से मान रहे हैं एकदम आर्बिट्रेरी ना, कि मान लेते हैं ये लेंथ 1 मीटर, तो ये वाला पॉइंट चलते यहाँ आया होगा, तो जितना एंगल ये घुमा होगा उतना ही तो पूरा रिम भी घुमा होगा, है ना। तो हम लोग एंगल निकल जाएगा, और ओमेगा नॉट तो 0 ही है क्योंकि शुरुआत में रेस्ट में है। शुरुआत में रेस्ट की बात समझ लेंगे हम लोग, अगर बोला नहीं गया है इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, बोला गया साफ साफ, ठीक है। अब हम लोग को अल्फा पता है, थीटा पता है, अल्फा कहां से पता है? यहां से। कैसे? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा होता है। अब बल्कि हम लोगों को उस बात का इस्तेमाल भी आ गया जो हम लोग रिंग समझ लिए थे, क्योंकि बीच में स्पोक का मास नेग्लिजिबल है, तो सारा मास यहीं पर है। तो चूंकि ये एक रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ पता है हम लोगों को कितना, mr स्क्वायर। मास दिया व्हील का 10,
आर मतलब 10/100 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में अल्फा किसके इक्वल 2 के इक्वल। 1 0 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 1/10 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/100 इंटू में अल्फा इक्वल में क्या हो जाएगा 2। 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। अल्फा का वैल्यू 20 आ गया। अब अल्फा पता चलेगा, कहीं से अगर थीटा पता चल जाए तो तुरंत काम हो जाए। अब बात करते हैं थीटा को लेकर के। भाई एंगल कहीं ना कहीं आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब ये भी ध्यान देने लायक बात है कि यहां इतना फायदा है इस फॉर्मूले का कि यहां से एंगल डायरेक्ट रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में जो एंगल आता है वो हमेशा रेडियन में ही होगा। अब कितना लेंथ घुमा, बोले 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 10 रेडियन आ गया भाई। सीधा हम लोग रेडियन का डेटा यहां पुट कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, अल्फा की जगह पर कितना है, अल्फा का वैल्यू है 20, थीटा की जगह पर कितना है 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 400, तो जो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो क्लियरली 20 रेडियन पर सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट। ध्यान रखेंगे कभी कभी वो हम लोगों को यूनिट में भी फंसा सकते हैं। अगर एक और ऑप्शन 20 मीटर पर सेकंड का हो गया तो 20 मीटर पर सेकंड ठीक नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो तो हमेशा रेडियन पर सेकंड ही होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ स्लैंटेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, स्लैंटेड ऑब्जेक्ट है, हल्का सा टेढ़ा करके रखना है, ऐसे ऐसा रख दिया यहाँ पे। फिर लिखा है एज शोन इन द डायग्राम द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, इधर की तरफ बन रहा होगा। एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात, अब जब इस तरफ बन रहा होगा तो जो इमेज होगा वो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखते हैं हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले v का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, क्योंकि चाहे ये वाला 2 सेंटीमीटर हो चाहे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को तोड़ लेंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चालू करते हैं भाई। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होगा। मिरर होता तो 1/v प्लस 1/u हो जाता। अब हम लोगों को v निकालना, इधर भगा देते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। एलसीएम लेके पलट देते हैं तो यहां से v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, uf अपॉन में u प्लस f। ये आ गया इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखते हैं v इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा -30 इंटू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस से कुछ नहीं बोला तो हम लोग कन्वर्जिंग मान लेंगे, और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अपॉन में u प्लस f। u कितना है, तो बोले जो ये u है वो हो जाएगा हम लोग का कितना, माइनस में 30, और f का वैल्यू कितना है, प्लस में 20। ये कितना आ जाएगा, -600 डिवाइडेड बाई माइनस में 10, तो यहां से कट पिट जाएगा, v का वैल्यू +60। तो जो क्वेश्चन बोला जा रहा था कि इस तरफ बन रहा है, इस बात का हम लोगों को एविडेंस मिल गया। क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव होने का मतलब रियल, रियल मतलब इस तरफ बनेगा, और इस तरफ होगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो उसका इमेज होगा वो कुछ तो ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब अगर हम लोगों को v पता है तो हम लोग पहले ना जो 2 सेंटीमीटर है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखा है, इस केस में हम लोग पहले मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं क्या है कहानी। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/u प्लस v/u होता है ना, तो v का वैल्यू कितना 60, u का वैल्यू -30, तो m का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा -2। अब m का नेगेटिव आना फिर इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और 2 गुना बड़ा बनेगा। hi की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को पता ही करना है। जो पृष्ठ में ho है, ho वो है 2 इज इक्वल्स टू -2, मतलब जो hi का वैल्यू होगा वो तो पक्के से -4 सेंटीमीटर होगा। और ये फिर से एक बार और ये साबित कर रहा है कि जो इमेज बन रहा होगा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में पहली बार जो ऑब्जेक्ट की दूरी है 30 सेंटीमीटर, उसकी तुलना में जो ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत कम है। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे लिख लेंगे, dv अपॉन में du, dv अपॉन में du। अब प्रश्न है सर ये कैसे निकाल रहे होंगे, तो हम लोग वापस लेंस फॉर्मूले को चलते हैं। लेंस फॉर्मूला वैसे तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट याद ही होना चाहिए था, लेकिन इन केस अगर किसी को नहीं आता तो हम उसके लिए मदद कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं u के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/v² dv/du
क्योंकि अगर u होता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन है तो v, तो वेरिएबल तो v भी है, लेकिन चूंकि v के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम dv से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अगर आ रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ जुगाड़ लगा करके हम लोग ये किए हैं, ठीक है। फिर u को ऊपर लेके जाएंगे -1, पावर आगे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1/u², और कांस्टेंट का डिफरेंस तो वैसे ही 0 हो जाता है। इसको भगा देते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों का, ये यस 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो dv अपॉन में du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -v² डिवाइडेड बाई -u²। पहले ये एक नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव लेकर के आया, कट कुटा गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v²/u², और यही हम लोग किसके बराबर हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बहुत छोटा चेंज है तो इमेज में बहुत छोटा चेंज होगा, तो dv/du ही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तब। अब v की बात करें अगर हम लोग, v कितना है +60, तो 60 इंटू में 60, u कितना है -30, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो माइनस तो कट जाएगा, 30 इंटू 30, तो m का वैल्यू कहीं ना कहीं 4 आ गया। hi पता करना है, और वो जो ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उस ऑब्जेक्ट का लेंथ तो 1 ही है, तो जो hi होगा वो तो खुद कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज बन जाएगा, तो इमेज में कोई दिक्कत नहीं, इमेज होगा वो इसी तरफ बना होगा, ठीक है। लेकिन ये कितने का बना, ये बन गया 4 सेंटीमीटर का, वैसे तो इधर बनाना चाहिए था लेकिन ठीक है भाई 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर का, अगर ये भी 4 है ये भी 4 है, ये तो 4 था ही, तो दोनों के बीच का अगर हम एंगल निकाल लें, थीटा मान लेते हैं, तो क्लियरली ये जो tan थीटा होगा 4/4 कट पिट जाएगा, तो जो थीटा का वैल्यू है वो 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग जब ऑप्शन देखते हैं हमको फिर 2 ऑप्शन मिलता है, फिर फंस गए हम लोग कि सर अब कौन सा सही है। तो पहली बार अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, -45 ही बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाला एंगल देखें तो हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, और ये डायरेक्शन जो वो क्लॉकवाइज, जबकि ये डायरेक्शन वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए -45 ठीक है, ना कि +45। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर 2 इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट एज सोन बिलो, ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है। कंडक्टिंग प्लेट है ना, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब ऐसे केसेस में अगर कुछ लिखा तो हम लोग एकदम थिन कंडक्टिंग प्लेट मान के चलेंगे। अब थिन कंडक्टिंग इसका क्या मतलब है, थिन कंडक्टिंग इसका मतलब कि चार्जेस के पास बस एक लेयर है, एक लेयर है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा बोले सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी थिन लेयर मान के चलेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द प्लेट होगा, टुवर्ड्स द प्लेट, और वो कितना होगा बोले 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर दिमाग में ये आ रहा है कि सर चार्ज को साथ साथ रखेंगे क्या, क्या यहाँ नेगेटिव सिग्मा लिखेंगे, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्जेस को विदाउट साइन रखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डायरेक्शन होता है। अब जब उसके पास ऑलरेडी डायरेक्शन है तो हम लोग के पास जब पहले डायरेक्शन है तो जस्टिफाई नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है। जबकि पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में उनके पास चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लोगों को चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ता है। अब दोनों का डायरेक्शन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं चार्ज इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब हम लोगों को चार्ज ऑलरेडी पता ही है, चार्ज तो क्वेश्चन में क्यों ही दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोले दोनों का सर सम करना पड़ेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ देते हैं, तो Q इंटू 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, खत्म। क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया था, द फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय अ पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स विल बी। अब अगर दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर अगर मिड में ना बोल करके थोड़ा इधर थोड़ा उधर बोला था तब भी सेम आता, क्यों, क्योंकि जो इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स होते हैं उनकी वजह से एक सर्टेन दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर, वो होता ही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लस है तो दूर, माइनस है तो उसकी तरफ होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वहां पर एक ही सीट हो। अगर 2 सीट होगा तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार होगा तो 2 2 कट जाता है, तब उस केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर थिक होता तो आउटसाइड 2 जगह चार्ज आ जाता, इसीलिए 2 कट जाता, क्योंकि 2 सिग्मा बाई 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर थिन सीट हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो थिन सीट के केस में कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां पे डायरेक्ट जो आ जाएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं।
एक बार हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। रिवर का जो फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है। कितने स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया इफ अ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस, कैपेबल दिया गया है, कैपेबल दिया गया इसका मतलब ये बोट का इंजन स्पीड हो गया, ठीक है, वीवीआर हो गया ये। इन स्टिल वाटर बोल देगा तो भी वीवीआर हो गया ये। क्रॉसेज द रिवर इन हाफ अ मिनट व्हाइल मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो का जो डायरेक्शन है उससे 150 डिग्री बना रहा है। अगर उससे 150 डिग्री, पहले तो ये 90 डिग्री और उससे 60 डिग्री और, ताकि टोटल 90 और 60 जो है वो 150 डिग्री हो जाए। अपनी मैक्सिमम स्पीड चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? 27। रिवर का फ्लो इधर की ओर 9 तो है। अब बोला गया है क्रॉसेज द रिवर, रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर जो आएगा वो आ जाएगा 27 sin 60, इधर आएगा 27 cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ये जो 27/2 किलोमीटर पर आवर है, यही इस नदी को पार कराने के लिए जिम्मेदार है भाई। ये और ये तो है जो ये आएगा 27 sin 60, 27√3/2 और 9, ये दोनों मिलकर के तो ड्रिफ्ट के जिम्मेदार होंगे। इक्वल होता तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, जैसा कि लग रहा है इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। अगर ड्रिफ्ट की बात की होती तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके चलते, लेकिन अभी चूंकि क्रॉसिंग की बात किए हैं तो हम बस along the river, along the width of the river जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। अब टाइम इज इक्वल्स टू, भाई जिधर का डिस्टेंस उधर का स्पीड लेके चलेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय उधर का स्पीड। उधर का स्पीड कितना है? 27/2, ठीक है। प्रश्न में टाइम दिया हुआ है कितना? बोला जा रहा है इन हाफ अ मिनट, आधे मिनट में पार कर दे रहा है। हाफ अ मिनट मतलब 1/2 मिनट है। मिनट को अगर हम लोग आर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये घंटे में बदल जाए, आर में बदल जाए। मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे 27/2 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग भाई। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। अब आर से आर तो कैंसिल। अब यहां जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 इंटू में 60। ये आई थिंक 9 से नहीं कट रहा है, 3 से तो पहले काट देते हैं हम लोग। 3 9 जा 27, 3 2 जा, ऐसे करके ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी का वैल्यू 9 किलोमीटर में आ रहा है ये 9 बाई कितना? 80। अब हम जब ऑप्शन देखते हैं तो हमको सारा ऑप्शन मीटर में दिख रहा है, तो हम लोग किलोमीटर को मीटर बदल देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9000 बाई में 80 मीटर, 0 0 कैंसिल। अगर ये 800 बाई 8 करते हैं तो 100 आ जाता, हो जाता कम। अब ये 900 है तो 100 से तो ज्यादा ही आएगा। अब 100 ज्यादा और डिवाइड करेंगे 100 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। अगर दिमाग में आ रहा है कि सर फोर्थ हो सकता है, नहीं फोर्थ नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है, क्योंकि √3 तो जैसा टर्म यहाँ आई नहीं और डिवाइड करना चाहे तो पूरा पूरा डिवाइड भी कर लेंगे, तब भी ये 112.5 मीटर आ भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12.5 का 8 टाइम्स करेंगे तो 100 वैसे भी आ जाता है ना। हो गया खत्म, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अ सेकंड पॉइंट चार्ज प्लस 9 क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। पहली बात, यहां ओरिजिन पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दे रहे हैं, फिर उससे कुछ दूरी प्लस 9 पर प्लस 9 डी कॉमा 0 पर रख दे रहे हैं, मतलब इसका इससे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर क्या पूछा जा रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यही होता है ना, ये जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस इज। पहली बात, दो पॉजिटिव चार्जेस है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग केवल बीच में 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर का कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी वजह से इधर होगा, उस वाले की वजह से इधर ही होगा, जुड़ जाएगा, कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम इधर का कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी वजह से भी दूर, इसकी वजह से भी दूर, तो भी जुड़ेगा, तब भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देख रहे हैं तो केवल बीच में ही पॉसिबल है। अब बीच में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये डिस्टेंस अपने मन से x मान लेते हैं। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार बच्चे को अगर आ रही है तो, कि सर आप डिस्टेंस यहाँ से नहीं मान सकते, तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ से माने तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आएगा फिर डी में से माइनस करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि ओरिजिन ही यहीं पर है और हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सारा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे डायरेक्ट x ही कोऑर्डिनेट बन जाएगा, मतलब x, 0, 0। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, डी में से माइनस करना पड़ेगा। अब होता क्या है? होता यह है कि पेपर में बच्चा कई बार हड़बड़ी होता है, खाली x का ही आंसर खोजने लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी फंडामेंटल मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देते हैं।
अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को ले लें, लेट्स से पॉइंट P, इसके सिलेक्टिव इधर होगा, इसके वजह से उधर होगा, कैंसिल आउट करने के लिए डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो काम हो जाए, तो इसका इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से इस पर लिख लेते हैं K9Q डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये x है, ये पूरा D है, तो ये दूरी तो D माइनस एक्स ही होगा। K कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, स्क्वायर जाके रूट बना देगा, D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। समझदारी इसी में है कि हम लोग रूट लगा दें। कई बार बच्चा होल स्क्वायर ओपन कर देता, तो ध्यान रखेंगे कई बार और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे हम लोग खुद के लिए जिंदगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आ तो तब भी जाएगा लेकिन बहुत कठिन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली रूट ले लेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा तब यहाँ पे 4x, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्लियरली कितना आ जाएगा D डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से D बाई 4, जैसे अगर कोई यहाँ से लेकर सॉल्व किया होता, यहाँ से x माना होता, तब उसका आंसर 3D बाई 4 आया होता। और देखो 3D बाई 4 भी ऑप्शन में है, फंसा देंगे एकदम, ठीक है। अब x का वैल्यू पता चल चुका है D बाई 4, तो क्लियरली अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो D बाई 4, y भी 0 और z भी 0, इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द बैटरी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट और 5800 मिली एम्पियर आवर। ये बड़ा अजीब है, पहली बार बच्चे को ये सुने तो सब लोग रहते हैं, लगभग 5000 mAh की बैटरी होती है, सुनते हैं लोग 6000 mAh की बैटरी, 2000 mAh की बैटरी, जैसे आईफोन वालों में mAh बहुत कम आता है, कम mAh की बैटरी होती है, लेकिन ये स्मार्ट बैटरी होती है लगभग वो भी काफी टाइम तक चल जाता है। तो कई बार यही नहीं क्लिक करता कि ये mAh किस चीज का यूनिट है, तो पहली बार जो ये mAh है ना वो चार्ज का यूनिट है। अब ये कहां से क्लिक कर रहा है, ये क्लिक कर रहा है Q इक्वल टू IT से। अगर हम उसको थोड़ा स्टाइल से लिखे होते हैं तो MA मिली एम्पियर और T मतलब R मिली एम्पियर आर, मिली एम्पियर करंट का हो जाता और R जो है वो टाइम का हो जाता, ठीक है। तो Q इक्वल टू IT से हम लोग सोच सकते थे, तो ये क्लियरली चार्ज का वैल्यू है। अब बोला है कितना एनर्जी स्टोर करेगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो जो एनर्जी स्टोर करेगा वो क्लियरली Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन है, बच्चा कई बार सोचता है कि सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो नहीं भाई, कैपेसिटेंस के केस में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब बैटरी उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था तो आधा लॉस हो जा रहा था, इसीलिए वहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो QV नहीं था, वो 1/2 QV होता था, ठीक है। इसलिए कैपेसिटेंस से तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं प्रश्न में, अब तो खाली डेटा पुटिंग का खेल है, खेल लेते हैं एक बार। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5800, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ये हो गया एम्पियर में। अब R को भी तो बदलना पड़ेगा, 3600 सेकेंड में रख देंगे, क्योंकि सब कुछ हम लोग एम्पियर सिस्टम में रख रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम लोग का जूल मिल पाएगा। और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया गया 4.2। ध्यान देते हैं एक बार, 4 जीरो है, 1 जीरो इस पॉइंट को खत्म करने चला जाएगा और 3 जीरो से -3 को खत्म कर देगा, तो जवाब क्या आएगा, ये आ जाएगा 58 इंटू 36 इंटू 42। अब अगर कैलकुलेशन करने लगते तब भी हालत खराब हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे, इसको 60, इसको 40, इसको 35 ले लेते हैं, 60 गुणे 40 गुणे 35 कर लेते हैं ना, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ऑप्शंस काफी दूर दूर के हैं। चलते हैं भाई, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 2400 गुणे 35 मल्टीप्लाई कर लें, या बल्कि ज्यादा अच्छा है कि पहले हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 गुणे, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो है ही, 35 दूनी के 70 और 70 दूनी के 40 मतलब 140 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 140, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो भी ये पता चल जाएगा ना। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 14 0 0 0 0 0 0 14 का टेबल पढ़ लेते हैं, 1484 मतलब 84 आ जाएगा, 84,000 जूल मतलब 84 किलो जूल के आसपास कोई आना चाहिए, 84 किलो जूल के आसपास, मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आ जाएगा। ये दिख रहा है ना कि यही सब स्मार्टनेस होगा, क्योंकि मैथ्स चेक करने के लिए मैथ्स का पूरा पोर्शन तो है ही, तो यहाँ ये नहीं कर लेंगे कि पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फालतू समय गवा रहे हैं हम लोग, एक अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, जवाब ला देंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एज दिस एंड दिस, एक्स डिस्प्लेसमेंट टी टाइम, ऑब्वियस बात है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है ए मैक्स, ये कहीं ना कहीं एसएचएम के केस में एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर होता है। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो दो एसएचएम है, दो एसएचएम, तो पहले हम लोग दो एसएचएम को जोड़ करके एक सिंगल एसएचएम बना लेते हैं। अगर हम लोग इसका
एक्स नेट देखें तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, √7 साइन 5t प्लस 2√7 साइन 5t प्लस π/3। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पहली बात इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए बिल्कुल वैसे पहले हम लोग ए नेट निकाल लेते हैं। हम कैसे करते थे, रिजल्टेंट जैसा सोचेंगे, जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे ना, कुछ वैसे ही चलने वाले हैं। ये काम करेगा ए का, A1 का एक्चुअली में AB है ना वैसा, तो A1 वो होता है जिसका फेज कम होता है, रटना पड़ेगा, ठीक है। A2 हमेशा उसको मानेंगे जिसका फेज ज्यादा होता है। अब फेज इसका 5t है, इसका फेज है 5t प्लस π/3, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, π/3 को ऐड कर देंगे, तो जो होगा फेज डिफरेंस वही दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा। A1 हमेशा उसको मानेंगे जिसका फेज कम, A2 हमेशा उसको मानेंगे जिसका फेज ज्यादा है, फेज दिखा है फेज, और जो दोनों के फेज में डिफरेंस होगा वही हो जाएगा π/3। अब देखते हैं, हम कह रहे हैं नेट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। अगर हम लोग ए नेट निकालेंगे तो अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 7, A2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना, तो 7 4 जा 28 प्लस 2, क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला, दिमाग में चलना चाहिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगा रहे हैं, वही हम ए नेट लगा रहे हैं, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 इंटू A2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे √7 7 बन जाएगा, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, ये इंटू में cos डेल्टा फाई, जो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ना, वही एंगल ऐसा ट्रीट कर लेंगे। cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, 28 और 7 35, ये 2 इस 2 से कट गया, 7 दूनी के 14, रूट में 35 और 14 49, रूट से बाहर आ जाएगा तो 7, मतलब नेट एम्पलीट्यूड तो 7 हो गया, मतलब ए तो पता चल गया, ओमेगा पता चल जाए तुरंत काम हो जाएगा। पहली बात, जो हम लोग नेट लिखेंगे वो ऐसा कुछ होगा। अब वो जो एक्स नेट आएगा वो होगा क्या, वो होता है नेट एम्पलीट्यूड जो कि 7 है, इंटू में साइन फेज ऑफ A1, A1 कौन है, गरीब वाला जिसका फेज कम है, ये प्लस ये इनके बीच का एंगल फाई, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फाई। अब ये फाई निकालने का भी फॉर्मूला तो है क्या, tan फाई इज इक्वल्स टू A2 साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई, लेकिन हम लोग इस तरीके से कहानी नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे क्योंकि हम लोगों को फाई की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एम्पलीट्यूड और हम लोगों को चाहिए ओमेगा। ओमेगा तो बिल्कुल सेम टू सेम, कैसे पता चल रहा है, टी का जो भी कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा तो पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है, रख देते हैं सीधा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 7, ओमेगा कितना है 5, स्क्वायर कर देंगे 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 आ जाएगा, तो 175 मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे, लिखा हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड द मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज गिवन बाई, म्यू नॉट के बारे में बता दिया, म्यू आर के बारे में बता दिया। पहली बात याद आ रहा है कि ऐसा जैसे एक मटेरियल लिया गया था, मटेरियल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया था, और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था उस मटेरियल का, जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों मिल करके ही हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड देता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग म्यू नॉट इंटू एच लिखते हैं, जहां पे एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट इंटू आई होता है, जहां पे आई ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, ये हो जाएगा बी नेट वेक्टर। अगर हम लोग यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो एच वेक्टर प्लस आई प्रोपोर्शनल टू एच होता था, और आई ही काई इंटू एच के बराबर होता था, जहां पे एच जो है वो तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ही है, काई जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अगर हम लोग एच को ले लेते हैं कॉमन तो यहां बचता है 1 प्लस काई एच वेक्टर, ये जो 1 प्लस काई होता है ना, इसी को हम लोग म्यू आर बोल देते हैं। तो ये रही बात कि रिलेटिव परमिबिलिटी कहीं ना कहीं 1 प्लस काई होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी बिल्कुल वैसा है जैसे रिलेटिव परमिटिविटी चला था। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम बोल देंगे। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए काई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो अगर हम लोग उस तरफ 1 को भगा देंगे तो 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस में 1, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं।
एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ जेनर डायोड विद 5 वोल्ट जेनर वोल्टेज इज यूज्ड टू रेगुलेट एन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज इनपुट ऑफ 25 वोल्ट फॉर अ 400 ओम रेजिस्टर connected in series. The generate current is found to be 4 times the load current. The load current is this and load resistance. अच्छा, load current और load resistance पता लगाना। सबसे पहली बात, जेनर का जो वोल्टेज है वो दे दिया कितना 5 वोल्ट। जेनर वोल्टेज तब होता है जब ब्रेकडाउन हो जाएगा और एकदम तय है कि रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। तो हम लोग करते हैं पहले सर्किट को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि ये रहा रेजिस्टर, ये रहा एक और रेजिस्टर, ये मान लेते हैं हम लोगों का लोड रेजिस्टेंस है। जो लोड है उसी के पैरेलल में जेनर को कनेक्ट करेंगे। जेनर डायोड हमेशा हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। रिवर्स बायस में कैसे होगा? रिवर्स बायस में कुछ ऐसे होगा कि जो उसका बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है वो जुड़ा होना चाहिए एन से जुड़ा होना चाहिए एन से। तो ये ऐसा कुछ, ये रहेगा ये रहेगा ऐसे। ये क्या है? ये है जेनर का पी साइड जुड़ा नेगेटिव से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, तो इस पर भी कितना आएगा 5। क्या बोला गया है कि द जेनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स ऑफ लोड करंट। लोड करंट को हम लोग अपने मन से आई मान लेते हैं, तो जो जेनर करंट होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4i। अब हम लोग किरचॉफ का करंट लॉ यहां लगाए हैं, तो टोटल आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट के बराबर होगा। तो कंफर्म है कि जो इनकमिंग करंट है वो 5i रहा होगा। इसका वैल्यू दे देगा 25 वोल्ट। अब अगर ये 25 और इस पर 5 वोल्ट है तो हम लोग को पता चल रहा है कि भाई दोनों मिल करके तो इसके साथ पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो अगर इस पे 25 है, 5 यहां गया है, तो कंफर्म है कि यहां पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? अब क्या बोला है 400 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है क्लियरली। अब अगर हम ठीक से चले 400 के अक्रॉस, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कहीं ना कहीं आई इंटू आर होता है। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितने का? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 20 वोल्ट का। तो 20 इज इक्वल्स टू आई कितना होगा? आई तो 5i है और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है 400। अगर हम लोग ठीक से चले तो 5i इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 400, 0 एलिमिनेट कर देंगे, 2 से कट कर देंगे 1/20, 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i का वैल्यू कहीं ना कहीं 1/100 में एम्पियर हो जाएगा, 1/100 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लोड करंट की बात करते हैं। भाई आई ही लोड करंट था तो आई का वैल्यू 1/100, लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमको मिली एम्पियर दिख रहा है। 10 एम्पियर तो बिल्कुल नहीं है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर। उल्टा पूछे हैं हम, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पियर, लेकिन 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर +3 मिली एम्पियर हो जाएगा। अपॉन में 100 है ही, कटपिट करेंगे तो जो आई का वैल्यू आ जाएगा वो क्लियरली 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का लोड करंट। अब लोड रेजिस्टेंस चाहिए भाई, करंट का वैल्यू पता है, वोल्टेज पता है, आर पता चल जाएगा कैसे? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 5 वोल्ट का, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू आई इंटू में आर, 5 इज इक्वल्स टू आई का वैल्यू ये रख देते हैं 1/100 और इंटू में क्या हो जाएगा आर, क्योंकि एमकेएस सिस्टम रखेंगे तभी तो आर भी एमकेएस सिस्टम में आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 ओम। तो जो लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 500 और लोड करंट का वैल्यू जो जाएगा वो हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। पहली बात, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दिया है, मतलब कंफर्म है कि जो हीट का एक्सचेंज होगा वो 0 होगा। ध्यान रहे, हम हीट नहीं बोल रहे, हीट का एक्सचेंज बोल रहे हैं जो 0 होगा। फिर क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू की बात कर रहे हैं कि भैया कौन सा है जो सही है ना। सबसे पहले डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एन सी डेल्टा टी। ये कब लगाएंगे? जब नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई होगी। पैरेलली डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एक और होता है एम एस डेल्टा टी। दोनों एक ही है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्चुअली में। तो ये तब लगाएंगे जब मास वास की बात की गई हो, जहां पे एस जो वो ग्राम स्पेसिफिक और डेल्टा टी ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर है। ये तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ मोल की बात की जाए। यहाँ पे जो सी है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी की दो जगह बात किया है, तो हम लोग इसी से डील करने वाले हैं। हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करें तो डेल्टा क्यू कहीं ना कहीं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। अब चूंकि प्रश्न में डेल्टा क्यू तो 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अगर लोग इधर भगा दे तो माइनस डेल्टा यू खुद किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू के। ठीक है, इसका मतलब कि जब डेल्टा यू नेगेटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट साइन होगा। चलते हैं आगे। लिखा है पहला ऑप्शन, द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफिनिट। पहले इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू है तो 0, तो यहां पे हम लोग 0 इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी लिखेंगे, तो जो सी का वैल्यू आएगा 0 अपॉन एन डेल्टा टी। जो टेम्परेचर का चेंज है वो हो सकता है, क्यों हो सकता है एक बार यहां ध्यान दे लेते हैं।
भाई डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, केवल डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सीवी देख करके बच्चे को लगता है कि लग रहा है सर आइसोकोरिक प्रोसेस अब चलेगा, तो नहीं, डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला यही है ही, किसी भी प्रोसेस में आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कोई सा भी प्रोसेस उसमें डेल्टा यू का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी होता ही है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर हम कोई वर्क डन कर रहे होंगे सिस्टम पे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और ये बात अगर पता है तो बहुत बड़ा, नहीं पता तो याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर निर्भर करता है, सिर्फ, मतलब अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो तय है कि टेम्परेचर में भी चेंज हुआ होगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो डेल्टा टी जो होगा वो तो नॉन जीरो होगा। अब अगर ये नॉन जीरो है तो जीरो अपॉन कोई वैल्यू रखेंगे तब तो पक्के से क्या आएगा, जीरो आएगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया भाई। सेकंड ऑप्शन लिखा है वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन द एनर्जी, पहली बात बाई सिस्टम बाई गैस, फिजिक्स में अगर वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, फिजिक्स में पॉजिटिव होगा। अगर हम वर्क डन को पॉजिटिव रख दिए तो ये नेगेटिव इधर आएगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि डेल्टा यू में इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ, लेकिन तो इंक्रीज बोल दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर देखते हैं, लिखा है द मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है द इंटरनल ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत लिख दिया है, ये वाली बात तो हम पहले समझा चुके थे, क्या कि डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पर निर्भर करता है, टेम्परेचर का जैसा चेंज होगा इंटरनल में बिल्कुल वैसा चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ा है यू बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा है यू घट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंट्राडिक्टरी बात लिख दी है, यहाँ लिखे कि इंटरनल घट जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन तो बहुत ही गलत लिखा है, क्लियर है ना, आगे बढ़ रहा है। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है स्क्वायर लेमिना ओ ए बी सी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर पाइवटेड एट ओ, ठीक है, फोर्सेस एक्ट एज एट लैमिना एज शोन इन द फिगर इफ द लैमिना रिमेन स्टेशनरी, ओके, स्टेशनरी बोल दिया है, मतलब कंफर्म है कि जो इस पर नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा और जो नेट टॉर्क है वो भी पक्के से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों चीज जीरो होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम या स्टेशनरी हो सकता है वो। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया जो फोर्स है वो आखिर होगा कितना, ये बात करनी है हम लोग को। सबसे पहली बात, हम नेट फोर्स जीरो करके भी काम चला सकते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहली बात, जहां पाइवोट किया जाता है वहां पे हम दो परपेंडिकुलर फोर्स दिखा सकते हैं, इधर इधर या इधर और इधर दिखा सकते हैं, या इधर और इधर दिखा सकते हैं, या इधर और इधर दिखा सकते हैं, या इधर दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n1 n2 दिखा देते हैं। अब प्रॉब्लम है कि फोर्स किधर ये पता नहीं है, इसलिए हम एफ नेट फोर्स को जीरो करके तो नहीं पता लगा पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, चाहे कोई भी पॉइंट चुन सकते हैं हम लोग। अब अगर हम ए बी या सी पॉइंट चुनेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि हमको ओ पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू नहीं पता, फिर हम कई अननोन में फंस जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका कि हम लोग ओ के अबाउट ही जो टॉर्क है उसको जीरो कर देते हैं। अब यही स्मार्टनेस है, क्योंकि जैसे हम लोग ओ को चुन लिए, अब ओ के थ्रू जो भी फोर्स लग रहा होगा n1 n2 किधर भी लग रहा होगा, पक्के से टॉर्क जीरो, क्योंकि जो आर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो तो जीरो ही हो गया, तो खत्म हो गया भाई। अब टॉर्क के फॉर्मूले पे चले तो एक फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एक तो होता है आर एफ साइन थीटा, एक होगा आर एफ परपेंडिकुलर, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर होगा, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर का वो वाला कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वाले में आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का इस्तेमाल करने वाले हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचा पाते हैं खुद को, ठीक है। टॉर्क अबाउट ओ लिखते हैं, अब ये मानते हुए कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा भाई, क्योंकि टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, अब अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब कंफर्म है कि उसके पास डायरेक्शन होगा, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन का जो बाहर आएगा आउट ऑफ द प्लेन आएगा उसको प्लस ले लेंगे, जो इनवर्ट आएगा उसको माइनस ले लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहली बात, इस एफ की वजह से लिख रहे हैं तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर तरफ आएगा तो प्लस लिख लेते हैं। आर का वैल्यू तो 10 है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, आर क्रॉस एफ, दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के लिए आर भी इधर है, एफ भी इधर, 10 भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री खत्म, और वैसे भी इसका लाइन ऑफ एक्शन उसी से गुजर रहा है, तब भी टॉर्क नहीं आएगा, इसकी बात है, ठीक है। बी पर चलते हैं, इस वाले 10 की वजह से चुनते हैं। ये डिस्टेंस नहीं लेते हैं हम लोग, कौन सा आर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर यही डिस्टेंस है, तो आर क्रॉस एफ बाहर क्यों आएगा, आर कितना है, आर है 10, फोर्स भी है 10, इस वाले की वजह से लिखते हैं, इस वाले 10 की वजह से। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन देखें, ये तो ये तो इससे यही डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस तो वापस 10 है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो आर क्रॉस एफ इनवर्ड आएगा, तो माइनस ले लेते हैं, कितना होगा बोले, डिस्टेंस फिर से 10, फोर्स फिर से 10, तो 10 इंटू 10,
इसकी बात कर लेते हैं तो ये फिर से उसी के अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजरा जिसका वो टॉर्क निकाल रहा है, तो पक्के से टॉर्क नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा। आर क्रॉस एफ इनवर्ड आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस में आर का वैल्यू 10, एफ का वैल्यू फिर से 10, क्योंकि टॉर्क अबाउट ओ 0 है। तो देख लेते हैं भाई, पहली बात ये इससे कट जाएगा, इधर भगा देते हैं। 100 इज इक्वल्स टू 10f, सब सेंटीमीटर था इसलिए कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, तो f का वैल्यू वही यूनिट, f का यूनिट वही आ जाएगा जो बाकी फोर्सेस का यूनिट था, तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ लेट b1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, ठीक है। r रेडियस के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेट से b1। फिर कैरिंग करंट i, ठीक है, ओके, किसी तरफ हम लोग करंट मान लेते हैं फिलहाल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जस्टिफाई नहीं किया तो i मान ले रहे हैं भाई। लेट b2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ओके, कि ये रहा लूप, इससे x डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज b2। करंट अभी भी हम लोग का जो फ्लो कर रहा है वो है I, क्योंकि कुछ और नहीं बात की तो I ले रहे हैं। x बाई आर का वैल्यू दे दिया गया है कि जो x बाई आर है वो कहीं ना कहीं 3/4 है, मतलब x का वैल्यू 3r/4 हो जाएगा, ये बात हो गई। क्या पूछा जा रहा है, b2 बाई b1। पहली बात, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, b एक्सिस की बात कर रहे हैं, वो होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 r स्क्वायर बाई 16 के पावर 3/2 होगा, ठीक है। ध्यान देते हैं हम, ये आएगा कितना, म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 16 और 9 25 r स्क्वायर बाई 16, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ध्यान देते हैं, ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अगर हम लोग रूट लगा देंगे तो कहीं ना कहीं 5r/4, पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 3, ऊपर भगा देंगे तो 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा। लिख लेते हैं पहले भाई, 64 म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये कहीं ना कहीं 125 r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हम लोग का b2, इतना गंदा सा वैल्यू आ गया। अगर हम लोग b1 की वैल्यू निकाल लें, b1 जो होगा वो तो कहीं ना कहीं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r ही हो, क्योंकि ये तो रिजल्ट ही है। मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो, मतलब सर्कुलर कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही होता ही है, ठीक है। b2 बाई b1 कर देते हैं, तो b2 डिवाइडेड बाई b1 पे ध्यान देते हैं। r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, क्या 2 से भी कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 32। ध्यान देना, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 125 इंटू आर, और इसका वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट I बाई आर, म्यू नॉट I बाई आर कट जाएगा, 2 चला गया ऊपर, ये कितना आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 125, 64 डिवाइडेड बाई 125, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कंसिडरिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन आइटम, ओके, बोर मॉडल को याद कर लेते हैं, हाइड्रोजन आइटम की बात करोगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एनर्जी 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 एनर्जी, पूरे ऑफ स्टेटमेंट में एनर्जी की बात की गई। एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये होता है किसमें, ये होता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे कई बार पहले तो ये क्वेश्चन आता था पहले बहुत, कि ये जो एनर्जी का नेगेटिव साइन वो क्या बता रहा है, तो ये बताता है, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एनर्जी का नेगेटिव होना बस हम लोग को ये बताता है कि सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, भाई अगर हाइड्रोजन बोल दिया तो मतलब जेड का वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट बोल दिया मतलब एन का वैल्यू 1, Z1 N1 रख देंगे तो ई का वैल्यू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इज सेम एज एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, अब अगर हीलियम प्लस बोल दिए तो Z तो 2 हो गया, हाइड्रोजन हीलियम Z2। इन फर्स्ट एक्साइटेड, जितने भी एक्साइटेड की बात करता है एन का वैल्यू से एक ज्यादा, जैसे अगर फोर्थ एक्साइटेड बोल दे तो एन का वैल्यू 5, फर्स्ट एक्साइटेड बोला है मतलब एन का वैल्यू 2, यहां रखेंगे 4/4 हो जाएगा, कट कुटा जाएगा, एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 13.6, बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम एज बोला भी है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ए ठीक लग रहा है। अब ए ठीक वाले 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
अब हम लोग चलते हैं बी की ओर, कोई भी एक मिल जाएगा काम हो जाएगा, तो बी को चेक कर लेते हैं एक बार। बी वाले में क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यही वाली बात है, इज सेम एज फॉर लिथियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस प्लस Li2+ की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड का वैल्यू 3। फिर क्या बोला जा रहा है, सेकंड एक्साइटेड, अभी हम बताएं जिस भी एक्साइटेड की बात करेंगे एन का वैल्यू से एक ज्यादा होगा तो एन का वैल्यू कहीं ना कहीं 3 हो जाएगा, रख देते हैं। जैसे ही हम लोग जेड का वैल्यू 3 स्क्वायर करेंगे 9, एन का वैल्यू 3 स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 एन कट जाएगा, एनर्जी का वैल्यू कहीं ना कहीं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब कि बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो वही एनर्जी आ गया। अब चूंकि ए और बी ठीक है, मतलब हमको ऑप्शन मिल गया कि सेकंड ऑप्शन ही पक्के से आएगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं एक बार अभी भी चेक कर लेते हैं। सी देखते हैं, लिखा है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यही वाली बात, इट्स सेम एज द हीलियम प्लस आयन इन द ग्राउंड स्टेट। अब अगर हम लोग सी को चेक कर रहे हैं, हीलियम प्लस मतलब जेड का वैल्यू तो 2, ग्राउंड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 1। अब हम जैसे जेड का वैल्यू यहाँ 2, एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और तब तो ये कुछ 54.4 के आसपास चला जाएगा, तो इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सी वाला तो गड़बड़ा ही जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, लिखा है द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड, हीलियम प्लस का फर्स्ट एक्साइटेड में तो एनर्जी का वैल्यू -13.6 ही था, इज सेम एज फॉर लिथियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस प्लस मतलब Li2+, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब जेड का वैल्यू 3, फॉर लिथियम प्लस प्लस इन द ग्राउंड स्टेट, जेड का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, बाई 1 कर देंगे तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो -13.6 कभी नहीं आएगा, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्लियरली इसका ए और बी ही सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ इज अल्फा। अब पहले तो क्या है कि एक रॉड दे दिया गया है जिसका मास है m, लेंथ दे दिया गया है l, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द लेंथ। अब एक सेंटर से एक्सिस पास करा रहे हैं, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दे दिया गया है अल्फा के इक्वल। पहली बात हम लोगों को पता है कि सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो ml²/12 होता है। फिर क्या बोल रहा है, नाउ द रॉड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब पूरे रॉड का लेंथ अगर l था, मास m था, तो आधे रॉड का मास हो जाएगा m/2, लेंथ हो जाएगा l/2, और अगले आधे रॉड का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m/2, और जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा l/2। फिर क्या बोला गया, दीज पार्ट आर जॉइंट सिमेट्रिकली टू फॉर्म अ क्रॉस शेप। अब इनको सिमेट्रिकली ज्वाइन कर दिया ताकि एक क्रॉस शेप बन जाए, क्रॉस शेप बन गया। मोमेंट ऑफ अ क्रॉस पॉइंट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस, एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंडीशन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ऐसे एक्सिस पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ से अभी भी क्या होगा, अभी भी तो होगा तो m' का स्क्वायर बाई में 12, लेकिन ऐसे दो लोग हैं तो इंटू में 2 कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 2 रॉड है ना, तो दोनों का टोटल जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। मास कितना हो गया, मास हो गया है m/2, लेंथ कितना हो गया l/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो l²/4 डिवाइडेड बाई 12, और इंटू में क्या चल रहा है 2, 2 से 2 एलिमिनेट कर देंगे, 1/4 को हम तो करें बाहर कर देते हैं, क्या मिल जाएगा ml²/12 बाई 48 भी कर सकते थे, लेकिन हमको दिख रहा है कि भैया ml²/12 भी तो अल्फा है, और सारे ऑप्शन में अल्फा के टर्म में बातचीत की गई है, तो क्लियरली यहां से अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो जवाब क्या जाएगा, α/4 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग ठीक से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 and 1.5 एज ऑन द फिगर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट O इज, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्लियरली सिंगल कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। पहली बात, इस फॉर्मूले को लगाते वक्त 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज, सबसे पहला कि साइन कन्वेंशन, जो भी नोन क्वांटिटी उसको विद साइन रखेंगे, अननोन को हमेशा विदाउट साइन रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रिप्रेजेंट होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे इंसिडेंट रिप्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रहे उसी में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तो हम लोग को मतलब उस मीडियम से होगा जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगा। खैर जनरली ऐसा ही होता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इंसिडेंट रे होता है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग तरफ है तो हम लोग इंसिडेंट रे को देखेंगे, न कि ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बाकी चीजें यूजुअल सी ही हैं। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, एक रे ऐसे एक रे ऐसे भेज देंगे। ये वाला रे अनडिवाइडेड पास होगा और ये रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, अगर तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे कट कर रहा होगा, अगर ऐसा कहीं कट कर रहा है तो इमेज यहाँ बन जाएगा। अब अगर ये ऐसे बेंड करेगा तो रियल इमेज,
और अगर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हट जाता तब तो वर्चुअल इमेज बन जाता। अब देखते हैं कि कैसे क्या कहानी है, वो तो कैलकुलेशन ही हम लोगों को बता देगा। अब यहाँ जो साइन कन्वेंशन आएगा वो रिफ्लेक्शन का जस्ट उल्टा आता है। मतलब ये है कि अगर v का साइन आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब रियल इमेज, और v का वैल्यू अगर आ गया नेगेटिव, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। मिरर का जस्ट उल्टा चल रहा है कहानी, ठीक है। डेटा पुट करना शुरू करते हैं भाई। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है उसी को म्यू2 बोल देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v, तो पता ही करना है, माइनस म्यू1 का वैल्यू 1, u का वैल्यू माइनस में 0.2 इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बाई r। अगर हम लोग ऑप्टिक सेंटर से या पोल से चलेंगे सेंटर की ओर, तब तो हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जा रहे हैं, तो r तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0.4 रहेगा। 1.5 अपॉन में v इज इक्वल्स टू, यहां देखेंगे तो 5/4 माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्लियरली ये 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5/4 माइनस में 5, 5 4 जा 20, 5 माइनस 20 करेंगे तो माइनस में 15/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v। यहाँ अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो 3/2v इज इक्वल्स टू माइनस में 15/4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 आ गया, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 2/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम लोग 5 को डिवाइड कर दे 2 के साथ तो क्लियरली v का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में 0.4 सेंटीमीटर। और v का नेगेटिव आना हम लोग को क्या बता रहे हैं, v का नेगेटिव आना हम लोग को बता रहा है कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल बना होगा। तो अब जो आएगा आंसर आएगा 0.4 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, चूंकि मीटर में सारा डेटा है, सारा डेटा मीटर में है, तो ऑब्वियसली ये भी मीटर में आ जाएगा, मीटर एंड डेफिनेटली ये वाला भी जो होगा वो मीटर में ही आएगा, मीटर, ठीक है। ये इस तरह की कहानी है। तो 0.4 मीटर, और किधर वर्चुअल है, मतलब इस तरफ, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, साइन से देख सकते हैं कि भाई यहां से चल रहे हैं, अगर पॉजिटिव आता तो नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब इधर, इधर की ओर मतलब लेफ्ट की ओर, तो 0.4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव, प्रेशर ग्रेडियंट, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ठीक है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे अगर ऐसा आ गया तो सबका निकालने की आवश्यकता नहीं, अगर कॉन्फिडेंट है कि सबका पता है तो हम लोग उसको चुन लेंगे जो सब ऑप्शन में डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा कोई मिल जाता, मिल गया बी जो है वो सारे ऑप्शन डिफरेंट है, बी को खोज लेते हैं। अब इंटेंसिटी बहुत वियर्ड है, बच्चे को कई बार याद नहीं होता है। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में तो फंस जाएंगे ना हम लोग, जैसे वेव ऑप्टिक्स में, साउंड वेव में फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा फैक्टर कांस्टेंट माने हैं वो तो पता ही नहीं है। तो एक तो अगर किसी कोई बच्चा इतना स्मार्ट है कि उसको ये याद आ जाए कि सर 2π² a² f² ρv, अगर इतना स्मार्ट है तो, कि उसको सब पता है कि ये एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, रो डेंसिटी, और जो भी है वो स्पीड है, इतना स्मार्ट है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, इंटेंसिटी जो होता है उसको ये याद होना चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। अगर ये भी याद है तो भी आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि है तो डायमेंशन ही भाई। तो शुरुआत करते हैं, हम तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब कुछ भी, कोई सा भी वर्क निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हो जाएगा ml t की पावर -2, और इंटू डिस्प्लेसमेंट का करेंगे तो l एक बार और, डिवाइडेड बाई एरिया का l स्क्वायर और टाइम का t, l स्क्वायर कट जाएगा, t ऊपर जाएगा तो m t टू द पावर -3 आ जाएगा। तो ये आ गया किसका, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी ऑफ वेव का l की पावर 0 है, t की पावर -3, मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो सेकंड मतलब b का फर्स्ट मतलब साफ साफ दिख गया किसका, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, ये तो दिख गया, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं। अब हम लोग सारी बात करते हैं। पहली बात कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, ये हम लोग फ्लूइड नाम के चैप्टर पढ़े होंगे। F इज इक्वल्स टू 6π η RV, अगर याद आ रहा हो तो स्टोक्स का लॉ है ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर ध्यान देंगे तो आ जाएगा F डिवाइडेड बाई 6π, R और V अपॉन में चला गया, लिखते हैं भाई, डायमेंशन लिखेंगे अगर फोर्स का ml t की पावर -2, फोर्स का तो पता ही होना चाहिए, कैसे निकाल रहे हैं इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल रहे हैं ना। r का क्या हो जाएगा l, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l t टू द पावर -1। अब यहां ध्यान देखें तो l कटा, यहां क्या हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -1, इसका मतलब ml की पावर -1 t की पावर -1, मतलब ये a का आ रहा है फोर्थ, a का फोर्थ अगेन अभी भी सही है, दो ऑप्शन में था a का फोर्थ तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर दो ऑप्शन में ए का फोर्थ मिल गया, मान लेते हैं इंटेंसिटी किसी बच्चे को नहीं याद है तो भी उसको ए का फोर्थ दिख गया, तो ए का फोर्थ, अब डी तो नहीं चेक करना चाहिए, सी चेक करना चाहिए। मान लेते उसको इंटेंसिटी नहीं पता है तो सी के लिए चलेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड, जैसे अगर कहीं भी रेट लिख दिया हो तो डिवाइडेड टाइम होगा, अगर कहीं भी ग्रेडियंट लिख दिया होगा मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ होगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्लियरली डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल होगा। भैया प्रेशर कैसे निकालें, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया,
तो फोर्स पर एरिया, तो फोर्स का क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। तीसरी बार फोर्स का इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लिया हम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ से कुछ होगा, और लेंथ का एक बार एल तो है, फोर्स अपॉन एरिया और ये वाला लेंथ ना, एक एल कट गया तो यह क्या आ जाएगा एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, एल की पावर -2 टी की पावर -2, मतलब क्लियरली सी का सेकंड आएगा। सी का सेकंड मतलब अभी भी हम लोग आराम से, तो सेकंड ऑप्शन तो लोग पास है ही। डी की बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये क्लियरली 1 ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। साइन बीटा का हमेशा पॉजिटिव आए, इसीलिए आगे क्या लगा देते हैं माइनस। अब ये तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस हो जाएगा, मतलब जो भी प्रेशर का डायमेंशन होगा वही बीटा का होगा, और उसका उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी 1 बल्क मॉडुलस है। तो अगर हम लोग प्रेशर पे ध्यान दें, अभी निकाले थे, प्रेशर क्या होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, एल एल कटेगा ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये आ गया हम लोग का कहानी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर। प्रेशर मतलब बल्क मॉडुलस, उसका उल्टा कर देंगे, m की पावर -1 एल की पावर +1 टी की पावर +2, मतलब डी का थर्ड आ जाएगा, वैसे भी वही बचा ही था, ठीक है ना। तो इस तरह की बातचीत है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 मिलीग्राम एंड चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज कनेक्टेड टू एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है। इट इज ब्रॉट नियर टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये भी दिख रहा है। एज ऑन द फिगर स्ट्रिंग सबटेंड एन एंगल। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर की तरफ होगा, और कितना होता है भाई, हमेशा कांस्टेंट होता है, दूर की तरफ होता है, कितना होगा, तो वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और नीचे की ओर डेफिनेटली mg लगी रहा होगा, तो इसीलिए ये टिल्ट हो गया, ठीक है। अब किसी एक जगह पे जा करके नेट फोर्स 0 हो रहा होगा, इसीलिए इस जगह पे जाकर के वो सबटेंड एंगल करके इक्विलिब्रियम में आ गया है। लिखा है इफ द स्ट्रिंग सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द सीट एट इक्विलिब्रियम, क्लियरली बोल दिया गया एट इक्विलिब्रियम द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट विल बी, चार्ज डेंसिटी, भाई चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा ही पूछ रहे हैं। सिग्मा जो होता है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड टोटल एरिया होता है, इसीलिए अगर हम लोग ऑप्शन को ठीक से देख पा रहे तो क्लियरली कूलम पर मीटर का कूलम पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो डेंसिटी करस्पॉन्डिंग, ये बात हो गई। अब करें कैसे, तो ऐसा करते हैं कि एबीडी बना लेते हैं। ये जो चार्ज है, अगर हम लोग इसका एबीडी देखेंगे तो डाउनवर्ड में mg फोर्स लग जाएगा, अवे दूर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इधर की ओर टेंशन T तो है ही, ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। इसका इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे T cos 45, cos 45 तो 1/√2, इधर आएगा T sin 45, ये आ जाएगा 1/√2। अगर हम लोग ठीक से चले तो T/√2 डेफिनेटली Q इंटू E के बराबर होगा, और T/√2 डेफिनेटली mg के बराबर होगा। दोनों का आपस में कर देते हैं डिवाइड, जैसे डिवाइड कर देंगे कटपिट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही mg जो हो जाएगा वो Q इंटू E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब mg इज इक्वल टू हो गया क्यू ई, तो हम लोग ध्यान दें अगर इसको हटा रहे वाले पोर्शन को, mg इज इक्वल टू क्यू ई हो गया। मास पता है कि नहीं हम लोगों को, हम लोगों को मास पता ही है 100 मिलीग्राम, ध्यान रहे मिली है तो पहले हम लोग उसको बदले हैं, फिर ग्राम है तो उसको बदल रहे हैं, पहले मिली का -3 फिर ग्राम का -3 इनटू में, ये तो पूरा मास हो गया। अब g का वैल्यू 10, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं g का 10 क्लियरली बताया गया है। फिर q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो को बदल दिया, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते पहले 10 10 कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू, ध्यान देते हैं ये 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कट गया, इंटू में क्या बचा केवल 100, किसके इक्वल, सिग्मा के इक्वल। मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 2 16 17, हाथ में लगेगा ये 17.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब कुछ हम लोग पूरा पूरा एमके सिस्टम में लेके चल रहे हैं, तो क्लियरली ये कूलम पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा किसका वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू। अगर हम लोग इसमें से एक 10 खींच ले तो क्या बन जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और क्लियरली यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा नैनो कूलम, नैनो मतलब 10 की पावर -9, तो जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
लिखा मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन फाई एंड इलेक्ट्रॉन इमिटेड नॉर्मली टू द प्लेट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ओके, देखते हैं एक बार। पहली बात, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रहा है एक मेटल प्लेट पर, हैविंग वर्क फंक्शन फाई, इसका वर्क फंक्शन फाई दे दिया गया, ठीक है भाई, वर्क फंक्शन फाई दे दिया गया है। फिर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है एक पॉइंट ए से, कैसे निकला है, नॉर्मली ऐसे निकल रहा है, ऐसे। फिर इंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा। ये रहा भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं ऐसा भाई, क्रॉस बना दिए, डॉट बना सकते थे, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, ओके ठीक है, जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसके तो परपेंडिकुलर है ही, आप सब दिख रहे हैं, ये इधर है, बी जो है वो अंदर की ओर है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ कर्व एंड हिट बैक द प्लेट एट अ पॉइंट बी। पहली बात, अगर लोग ध्यान देखें तो एफ का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, फोर्स आएगा ऊपर, किस पर, पॉजिटिव चार्ज होता तब, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन उसको जस्ट 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा इधर। अब पहली बात, ध्यान एक बात एकदम ध्यान सुनना कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो जिस तरफ, मतलब कांस्टेंट परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, तो जिस तरफ सेंटर होता है उसी तरफ सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल का सेंटर इस तरफ है तो ये ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे। वो बोला गया कि किसी पॉइंट बी पर स्ट्राइक भी कर रहा है तो क्लियरली कौन से पाथ में घूमा होगा, सेमी सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो ये क्लियरली कुछ और नहीं, ये उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। मतलब अगर रेडियस पता लगा ले, डबल कर देंगे, काम खत्म। अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एक ऑप्शन में तो यहाँ पे 2 है बाहर। अब बच्चे को कई बार लगता है कि अगर रेडियस जो है, मतलब जो आंसर है वो रेडियस का डबल है तो कई बार वो फोर्थ के लिए चक्कर पड़ जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर फोर्थ भी नहीं है, बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। 2 मिनट 2.5 मिनट अगर हम लोग के पेपर में वो दे रहे हैं, इसका मतलब कि ऐसे डायरेक्ट गेस नहीं करेंगे, वो हम लोग साथ बहुत बेवकूफ बनाएंगे। जब तक किसी चीज के लिए श्योर नहीं होंगे तब तक हम लोग टिक नहीं करने चक्कर पड़ेंगे। हो सकता है वही सवाल सही जवाब निकल जाता, लेकिन फिर भी तरीका सही है नहीं है, ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बात है कि कैसे निकाले आर, तो हम लोग को क्लिक कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं क्यू वी भी साइन थीटा, क्लियरली वी और बी के बीच में अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 कर दे रहा 1। यही जो मैग्नेटिक फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। अगर हम यहाँ से वी एलिमिनेट कर दे तो हम लोग को पता भी है कि क्यू आर बी इज इक्वल टू एम वी आएगा, बड़ा फेमस रिजल्ट भी है ये, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होगा, और ये एम वी कुछ और नहीं मोमेंटम ही है, हम जैसे इसको पी बाई क्यू इंटू बी भी लिख सकते थे। लेकिन अभी भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉब्लम है जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्यू की जगह चलो एक बार को हम ई रख भी दें, ये तो हम रख दे रहे ई बी, लेकिन अब प्रॉब्लम अभी भी वही है कि मोमेंटम का प्रॉब्लम है, मोमेंटम नहीं पता है, और उसी मोमेंटम की सारी कहानी दी गई है। देखते हैं एक बार। जैसे पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग आइंस्टीन जी का इक्वेशन लगा सकते हैं, Kmax इज इक्वल्स टू ई माइनस फाइव होता है भाई, जहां पे ई एनर्जी ऑफ द फोटोन है, फाइव जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट है। अब गलती इस क्वेश्चन में एक और है, जैसे इस क्वेश्चन में हम डेटा देखते हैं तो हमको दिखता है कि ई दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ ही नहीं दिया है, और ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि हर जगह वेवलेंथ है, तो प्रश्न में तो इनकरेक्ट है ये प्रश्न, क्योंकि लैम्डा इनको क्वेश्चन में बताना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं बताया तो भी हम लोग मान के चलें क्योंकि सारे ऑप्शन दिया ही है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा माइनस 5, के मैक्स का वैल्यू आ गया। अब के मैक्स को हम लोग पी मैक्स का स्क्वायर बाई 2m कर सकते हैं। लिखा भी गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है, क्योंकि इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होगा उसकी मिनिमम काइनेटिक तो 0 भी हो सकती थी, तो काइनेटिक तो वेरी करता है ना, तो तब तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते अगर वो मैक्सिमम नहीं बोला होता तो, लेकिन खैर मैक्सिमम बोल दिए हैं। हम लोग इस 2m को इधर भगा रहे हैं, 2m इंटू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ये किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर की। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो रूट बना देगा, तो रूट बन गया भाई, ये आ गया मोमेंटम का वैल्यू। अब अगर मोमेंटम पता है बाई ई बी कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो हम लोग यहां रख देते हैं। जैसे हम लोग आर निकालने के प्रयास में होंगे तो आर इज इक्वल्स टू कहीं ना कहीं पी को रख रहे हैं ना, 1 अपॉन ई बी को बाहर कर रहे हैं, 1 अपॉन ई बी, पी की जगह पे अंडर रूट में 2m इंटू एच सी बाई लैम्डा माइनस में 5। अब लेकिन ये जवाब तो है नहीं, ए और बी के बीच का तो ट्रू आ रहा है, मतलब हम लोग को बेसिकली क्या निकालना पड़ेगा, डायमीटर, तो डबल करेंगे तो यहां पे लिख देंगे 2। अब बाहर 2 का एक ही ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं मैच करा, क्यों नहीं मैच करा है, क्योंकि अंदर वो 2m नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को अंदर भेजते हैं, रूट से बाहर आएगा तो पावर आधी हो जाती है, रूट के अंदर जाएगा तो पावर डबल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 है, अंदर जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। जब अंदर जाएगा 4, ऑलरेडी अंदर 2 वेट कर रहा है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8m एच सी बाई लैम्डा माइनस में 5। अब ये ऐसा ऑप्शन देखेंगे अगर तो ऐसा ऑप्शन नंबर केवल
थर्ड आ जाएगा, थर्ड दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो थर्ड ऑप्शन है। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ वेसल विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड हाइट ऑफ 6 मीटर इज वर्टिकली पार्टीशनड। अच्छा, एक ऐसा कोई कंटेनर जिसका हम फ्रंट व्यू खाली दिखा रहे हैं, वैसे तो इसके स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होंगी, लेकिन अभी हम लोग केवल इसका फ्रंट वाला हिस्सा देख रहे हैं, फ्रंट वाला। अरे भाई हाँ, एक मिनट, हाँ इसका हम लोग केवल फ्रंट वाला हिस्सा कुछ ऐसा सा देख रहे हैं। लिखा है स्मॉल विंडो ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ हिंज डोर इज फिटेड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन द पार्टीशन वॉल। ओके, एक पार्टीशन वाली वॉल है यहाँ पर और 3 मीटर के डेप्थ पर, 3 मीटर के डेप्थ पर एक छोटा सा खिड़की जैसा कुछ बनाया गया है, छोटा सा खिड़की जैसा। ये जो खिड़की है इसका एरिया दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया एरिया, ठीक है, एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या बोला जा रहा है, with hinge door is fitted at the depth of 3 meter in the partition wall. One part of the vessel is filled completely with the water and the other side is filled with the liquid. चलो, एक तरफ हम लोग वाटर भर दे रहे हैं भाई, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ जो है वो लिक्विड कोई भर दे रहा है, ऐसा लिक्विड भर दिया, ठीक है, लिक्विड भर दिया। इस लिक्विड का डेंसिटी दे दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग को पता तो है ही 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब इधर भी केजी पर मीटर क्यूब में, तो हम लोग इधर भी केजी पर मीटर क्यूब में डील कर रहे हैं भाई। लिखा है व्हाट फोर्स वन नीड टू अप्लाई ऑन द हिंज डोर सो दैट इट डज नॉट गेट ओपन। पहली बात करते हैं, पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ये ओपन होगा भी कि नहीं। अब अगर ओपन होगा तो जिस फोर्स से ओपन होगा उतना ही फोर्स अगर हम अपोजिटली अप्लाई कर देंगे तो रुक जाएगा, ओपन नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, ये बात पता होनी चाहिए। जैसे बेस पर जो प्रेशर होता है वो तो अगर फ्लूइड की वजह से देखेंगे तो अगर h डेप्थ है तो रो जी एच टोटल होगा तो P0 प्लस रो जी एच। लेकिन जो वर्टिकल वॉल होती है उस वर्टिकल वॉल पे प्रेशर टॉप पे तो एकदम कम होता है, जैसे 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 हम लोग बॉटम पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। टॉप पर फ्लूइड की वजह से 0, बॉटम पर रो जी एच, इसीलिए एवरेज ऑन द वॉल जब निकालते हैं तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2 कर देते हैं, एवरेज निकालना पड़ता है। अब बात है कि क्या यहां पे भी एवरेज निकालना पड़ेगा, तो पहले हम लोग सोच लेते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बना होगा। स्मॉल विंडो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर जैसा मान ले, स्क्वायर जैसा, तो क्लियरली ये 10 सेंटीमीटर का रहा होगा लेंथ उसका, और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर का रहा होगा, तभी तो ऑल एंड ऑल 100 आया होगा ना। अब 3 मीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा है कि नहीं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर तो कुछ नहीं है ना। और जब कुछ नहीं है तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि पॉइंट साइज है नहीं पॉइंट साइज। कंपैरिजन में जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तब पॉइंट साइज का है, और अगर पॉइंट साइज का है तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक पॉइंट है। जब एक पॉइंट है तब तो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा, ठीक है हाँ, तो जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर होगा वो तो क्लियरली रो जी इंटू एच ही होगा। और जहां पे एच जो वो डेप्थ ऑफ द वो होगा, जो भी सब्सटेंस पॉइंट जहां पे हम लिख रहे हैं ना, तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर लिखेंगे तो आ जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। अब ये वाला जो है, जो वाटर है वो इधर धक्का देगा, ये जो उधर धक्का देगा। अब हम लोग प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग चले तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर फोर्स कोऑर्डिनेट एरिया होता है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो क्लियरली रो जी एच इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक और काउंटर क्वेश्चन आता है बच्चे का कि सर आपको कैसे पता चला कि फ्लूइड की बात करें, तो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तुम टोटल की बात कर लो ना। अगर टोटल की बात कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, इसमें पी नॉट ऐड किए होते। अब हम समझा रहे हैं, जैसे अगर हम पी नॉट, जैसे मान लेते हैं हम टोटल की बात कर रहे हैं, भैया टोटल बताओ टोटल, तो टोटल में हम पी नॉट ऐड कर दिए होते। अब अगर हम यहाँ पी नॉट ऐड करते भाई, फोर्स के लिए हम लिख रहे हैं प्रॉपर, हम तो करें डायग्राम ही बना दे रहे हैं। यहाँ देखो हम उस जो वॉल है उसको फिर से बना रहे हैं ना, जो खिड़की जैसा जो भी विंडो है उसको बना रहे हैं। जो वाटर होगा वो इधर धक्का देगा, फोर्स ड्यू टू वाटर एंड फोर्स ड्यू टू द अनदर लिक्विड। हम लोग टोटल बात करते हैं, टोटल ना क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू 3, ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। इधर की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पी नॉट प्लस रो लिक्विड इंटू जी इंटू 3, क्योंकि डेप्थ तो सबके लिए 3 ही है, इंटू में एरिया। पहली बात क्या पी, अगर हम एक अंदर मल्टीप्लाई करते तो पी नॉट एक बार इधर लग रहा है, एक बार पी नॉट इधर लग रहा है, तो पी नॉट तो कट ही गया ना। और जब पी नॉट कट गया तो खाली बचा किसका, वाटर का और लिक्विड का, सिमिलर टर्म्स तो कट ही गई ना। तो हम लोग बात करते हैं भाई, अब हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि पी नॉट हम सिंपल चीजें लिख रहे हैं। यहाँ जब पी नॉट कट गया हम सीधा काटने के बाद का वैल्यू लिख रहे हैं ना। रो एल का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 करते तो 10 की पावर 4 सीधा कर दे रहे हैं ना, इंटू में क्या 3 इंटू में ए। इधर की बात करें तो पी नॉट हटा रहे हैं, 10 की पावर 3 और 10 इसका, तो 10 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में ए। साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले का 1.5 फैक्टर से वैल्यू ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इधर लगाना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें।
ताकि लिखा है ना कि कितना अप्लाई करना पे, सो दैट डज नॉट गेट ओपन, ठीक है। तो पहली बात, लिक्विड का फोर्स इज इक्वल्स टू वाटर का फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, जो जो फैक्टर कॉमन तो सीधा कॉमन ले लेते हैं, तो जो जो फैक्टर कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, a कॉमन है, 10 की पावर 4 कॉमन है। 1.5 में से माइनस कर देंगे 1 को, क्योंकि यहां कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, ठीक है। सब पूरा कचरा हटा देना, कोई मतलब नहीं है, अब तो आ ही गया हम लोगों का आंसर। ये कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 3 कर लेंगे तो क्लियरली आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू a की बात करते हैं। डोर का जो एरिया वो दे देगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 बार सेंटीमीटर, तो 2 बार हम लोगों को 100 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, ये ऐसा कुछ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, ठीक है। 100 कटा, 100 से कटेगा 10 की पावर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियरली जो जवाब आ जाएगा वो 150 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो जो जवाब आएगा वो आ जाएगा व्हाट फोर्स नीडेड, तो नीडेड 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरह की कहानी क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11, यंग मॉडुलस दे दिया गया है, इनिशियल लेंथ दे देगा, ठीक है। लिखा है स्ट्रेच, अगर ऐसे वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, इफ पॉइजन रेशियो, अरे देखो पहली बात, पॉइजन रेशियो बहुत बार टीचर स्किप कर देते हैं कि भाई पॉइजन रेशियो नहीं आएगा, लेकिन कोई कुछ ऐसा नहीं ना, जेई वाले अपने सिलेबस निकालते हैं, अपने ही नहीं मानते, तो कुछ भी पगलेट ही एकदम सब। लेकिन अब ये लोग पॉइजन रेशियो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर समय है तो बच्चे को सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, यही सबसे बेहतर सजेशन है टीचर की तरफ से, कि अगर टाइम है पहले तो सिलेबस का सब कुछ पढ़ेंगे, फिर अगर समय मिलता जा रहा है तो वो सभी पढ़ना है, जो सिलेबस के बाहर का भी है सब पढ़ना है, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो जैसे तब निकालते हैं जब जैसे किसी चीज में हम एक ट्रांस लगा रहे हैं फोर्स, कैसे बोलेंगे कि हाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, माने तो यही है, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो पॉइजन रेशियो के हिसाब से हम लोग ये मान के चलते हैं, और ऐसा होता भी है कि इसका जब लेंथ बढ़ेगा तो इसका जो थिकनेस होगा वो तो कम होता जाएगा, तो रेडियस में चेंज अपॉन ओरिजिनल रेडियस, या डायमीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल जो डायमीटर होगा, उस तरीके का रेशियो, उसका रेशियो लेंथ के चेंज के साथ, मतलब स्ट्रेन डेवलप इन द डायमीटर और इन रेडियस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन डेवलप्ड इन द लेंथ, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि डेल्टा आर बाई में आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई में एल, ये, या डेल्टा डायमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, इसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब बच्चे को कई बार ये नहीं समझ में आता कि सर माइनस लगा दिए हैं तो पॉजिटिव कैसे होगा, एक्चुअली में माइनस लगा ही इसलिए ताकि पॉजिटिव आए। जैसे अगर मान लेते कि हम ऐसे खींचे, अगर हम खींचे तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो चेंज इन द रेडियस वो तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लेते खींचने के बजाय हम कंप्रेस कर रहे होते तो डेल्टा एल नेगेटिव होता, डेल्टा आर पॉजिटिव होता, क्योंकि जब पतला होगा, जब लेंथ घटेगा तो मोटा होता चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव, लेकिन घटने की वजह से डेल्टा एल नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए ही यहाँ एक माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात प्रश्न में दिया क्या है कि एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन इसी को बोल रहे हैं, जो डेल्टा आर बाई आर या डेल्टा टी बाई डी जो होता है ना, उसी को ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं। तो पॉइजन रेशियो कितना है, ये दे दिया गया है 0.2 इक्वल, ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो दे दिया गया वो है 10⁻³ डिवाइडेड बाई, पहली बात स्ट्रेच कर रहे हैं तो कंफर्म है कि ये नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा था बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल चाहिए हम लोगों को, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2, ये आ गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ही होगा पूरे फिजिक्स में, एक्सेप्ट एक जगह, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में करंट अपॉन एरिया होता है, बाकी नंबर डेंसिटी हो तो नंबर बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम, किसी भी तरह की डेंसिटी तो उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको दिखा देते हैं कई बार स्मॉल यू से, ये क्या होगा, ये होता है हमेशा इक्वल 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और हम लोगों को पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस की जगह पर हम लोग y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियरली अब हम लोगों को पता चल रहा है कि यंग्स मॉडुलस तो दिया ही है, और भी बना सकते थे, जैसे स्ट्रेन को भी बदल सकते थे, स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई भी लिख सकते थे ताकि ये स्ट्रेस का स्क्वायर बाई 2y बन जाए, क्योंकि 2 भी तो आगे है ही, तो डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर कि क्या दिया हुआ है, ठीक है।
यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ही तो स्ट्रेन है, ये कितना आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां हम लोग ध्यान देंगे कितना आ जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.04, यहां कितना आ जाएगा 1/4, 10⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा 10⁻4 प्लस में 11, यहाँ कितना आ जाएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये आएगा कितना, डिवाइड कर देंगे तो अगर हम लोग 100 में डिवाइड कर दें या 10 में डिवाइड कर देते तो 2.5 इंटू 10⁻6 क्या जूल पर मीटर क्यूब, 2.5 इंटू 10⁻6। अच्छा अगर हम लोग एक और 10 का मल्टीप्लाई कर देते तब तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻5 जूल पर मीटर क्यूब। तो क्लियरली यहाँ पे कितना भर देंगे, यहाँ भर देंगे हम लोग 25 आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द थर्ड मिनिमम to the right of the central maximum is 30 degree in a single slit diffraction pattern recorded using 628 nanometer light, then the width of the slit is। पहली बात बहुत अजीब सा यूनिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी जनरली दिखता नहीं है, लेकिन ठीक है भाई। अब यही सब है कि हम लोगों को नए क्वेश्चन के लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अब इसका एक लेंदी मेथड भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला, उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, सीधा उस वाली बात कर रहे हैं डायरेक्ट हम लोग की कहानी जवाब आ जाए। लेंदी मेथड की बात नहीं करें क्योंकि वो तो कभी जिंदगी में पेपर में नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो उसको सीखने का भी कोई मतलब नहीं है। लिखा क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमम कंफर्म है कि यहीं पर सेंट्रल मैक्सिमम होगा। लेफ्ट और राइट की बात करें, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट में बात कर रहे हैं सेकंड मिनिमम की, सेकंड डार्क की। सेकंड डार्क डिफ्रैक्शन के पैटर्न में इंटरफेरेंस का जस्ट उल्टा चलता है। अब एन लैम्डा पे ब्राइट मिलता था इंटरफेरेंस में, डार्क के लिए यहां पे आ जाएगा वो एन लैम्डा। सेकंड डार्क है तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, एंड द थर्ड मिनिमम, थर्ड डार्क के लिए पाथ डिफरेंस दोबारा एन लैम्डा, एन लैम्डा तो थर्ड डार्क के लिए 3 लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। अब ये इसके S1 S2 के लाइन ज्वाइनिंग पे, मतलब इस स्लिट के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, ये भी कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, उसको हम लोग θ2 मान ले रहे हैं। क्लियरली θ1 प्लस θ2 जो होगा वही 30 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर हम लोग एंगल को यहां रख दें डिग्री में तो ये भी डिग्री में, लेकिन अगर यहां पे एंगल होगा रेडियन तो यहां पे मजबूरी हम लोग को रेडियन रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात कि हम लोगों को एंगल का फॉर्मूला तो पता ही है, उस पर ध्यान देते हैं ना। याद करो हम लोग लिखते थे कि भाई साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, tan थीटा के। ये कब था, जब दो कंडीशन फॉलो हुई थी, क्या कि कैपिटल डी बहुत बड़ा हो स्मॉल ए से, दूसरी कंडीशन थी कि स्मॉल ए बहुत बड़ा हो लैम्डा से, ठीक है। तो हम लोग tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा आएगा कितना, जो tan थीटा आएगा वो कहीं ना कहीं ये दूरी अपॉन में कैपिटल डी हो जाएगा भाई। ये डिस्टेंस कितना होगा 2 लैम्डा, कैपिटल डी बाई डी करेंगे तो क्लियरली ये कितना आएगा, एक बार आएगा 2 लैम्डा बाई ए, और एक बार क्या आ जाएगा, ये दूरी कितना होगा 3 लैम्डा डी बाई ए में डी से डिवाइड कर देंगे। tan थीटा लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर रहे हैं, y अपॉन में d करेंगे तो कैपिटल डी तो कट ही जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहां से दूसरे वाले के लिए 3 लैम्डा बाई ए। अब जब हम एग्जैक्ट यहां से जो एंगल लिखते हैं वो एंगल पक्के से रेडियन में ही होगा। तो अब हम लोग अगर दोनों का सम कर दे, किसका 2 लैम्डा बाई और 3 लैम्डा बाई ए का, तो क्लियरली क्या आ जाएगा 5 लैम्डा बाई ए, किसके इक्वल। अब चूंकि दोनों एंगल हम रेडियन रखे हैं तो 30 डिग्री को भी कन्वर्ट करके हमको रेडियन रखना पड़ेगा। कितना आएगा ये आ जाएगा क्लियरली पाई डिवाइडेड बाई 6, 5 बाई ए। लैम्डा का वैल्यू 628 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 3.14 डिवाइडेड बाई 6। ध्यान देते हैं एकदम, ए चाहिए इनको, इसको इधर करते हैं, 5 6 30 इंटू 628 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 3.14 इज इक्वल्स टू ए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ए गया इधर 5 6 30, बाकी सब अपॉन में, ठीक है। 3.14 से कट कर देंगे तो 200 बार में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 2 पॉइंट ऊपर भी तो आएगा ना। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 3 2 6 3 0 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये आएगा 6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइक्रोमीटर। तो जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर, ठीक है 6। तो यहां पे हम लोग 6 फिल कर देंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि गामा ए इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, मतलब ये गामा जो है वो Cp बाई Cv है, Cp बाई Cv, और जो Cp बाई Cv होता है
ये तो 1 + 2/f होता है, जहां पे f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। फॉर मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए बताने की आवश्यकता थी नहीं, हम लोगों को पता है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। फिर गामा बी इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ पॉलीटॉमिक। पॉलीटॉमिक गैस कई बार टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर पॉलीटॉमिक कभी आएगा तो उसका कहानी हम लोग को दे दिया जाता है प्रश्न में। क्या दिया गया कि 3 ट्रांसलेशनल का है, 3 रोटेशनल का और 1 वाइब्रेशनल का है। जब भी हम लोग 1 से सॉल्व करें तो जवाब गलत आएगा। यहाँ पे ना अब जब ये गलती ही है तो इसके कई सारे आंसर हो सकते थे। जैसे अब यहाँ पे जब हम लोग 2 वाइब्रेशन रखेंगे तभी सही आएगा। जेईई मेंस के ना ऑफिशियल जो पेपर है, अगर वो पेपर हमको मिलेगा तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे यहाँ पर, कि वहां पे भी 1 ही लिख देते, 2 होगा तब जाकर के सही जवाब आएगा। तो हम लोग 2 मान के चल रहे हैं कि 2 ही दिया हुआ है। तो क्या है भाई कि ट्रांसलेशन का 3, रोटेशनल का 3 और डिग्री वाइब्रेशन का 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ टोटल की बात करेंगे तो 3 + 3 + 2 कर लेंगे तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, अब गामा ए अपॉन में गामा बी चाहिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक बार। क्या आएगा 1 + 2/3, बी वाले के लिए डायटोमिक के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 + 2/8। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो 5/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक 5, 5/4, 5 कटेगा ऊपर चला गया, ये आ जाएगा 4/3। अब इसी को क्या लिखना है 1 + 1/n, स्टाइल से लिखते हैं इसको हम लोग 1 + 1/3 लिख सकते हैं। 3 एकम 3 एक 4 वापस यही आ जाएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें 1 + 1/n के साथ तो क्लियरली n का वैल्यू कितना दिख जाएगा 3 दिख जाएगा। तो दिस इज द आंसर, n = 3 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, v1 से चला है किसी दूरी x तक। फिर क्या बोला जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस 3x/2। तो 3x/2 इससे चल रहा है कितने वेलोसिटी से, लेट से v2 वेलोसिटी से। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन इज, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। पहली बात एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, नहीं सॉरी वेलोसिटी दिए हैं, v1 भी दिए, v2 पूछ रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 3x/2 डिवाइड टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार यहां कर लेंगे भाई x/v1 और प्लस एक बार यहां कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 3x/2 v2। ठीक, ध्यान देने लायक बात है। पहली बात यहां बच्चा बोल सकता है कि सर आप एवरेज वेलोसिटी में आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है, पहली बात ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये जब तक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कुछ और जस्टिफाई तो नहीं किया, तो हम लोग मान के चले जो कि सीधा ही चल रहा है। जब सीधा ही चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पलट रहा होता तब हम बहुत फोकस करते हम, और तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बोलते ना। इसका वैल्यू कितना दिया गया 50/7, ध्यान लेने लायक बात है। अब पहली बात ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 5x/2, यहां से ले ले रहे हम लोग x कॉमन, v1 का वैल्यू कितना 5, तो आ जाएगा कितना 1/5 प्लस 3/2 v2, यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये हटा रहे हैं। हाँ अब देखते हैं, पहली बात ये आ जाएगा कितना 50/7 इज इक्वल्स टू, ध्यान देते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 5, 2 आ जाएगा यहां पर, इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v2 प्लस 5 3 जा 50 डिवाइडेड बाई 10v2। ठीक है, ध्यान देते हैं, 5 से कटा तो 10 आ गया ये। अब इसको कट करेंगे तो यहां पे 5 हो जाएगा। अब यहां पे जो कैलकुलेशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 5v2 चला गया ऊपर, 5v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस में 15, 5 से कटेगा 5 to 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम, 4v2 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 7v2, तो 30 इज इक्वल्स टू इधर के माइनस हो जाएगा 3v2, तो यहां से v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v2 का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10, तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्लियर है ना, थैंक यू।